मैं पिछले 10 सालों से देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस को देख रहा हूं, जान रहा हूं और साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल करियर को किस तरह से मैंने ट्रैक किया। एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा, झेला है, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुझे याद है 10 साल पहले एमएलए हॉस्टल में जब पहली बार मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए, तब हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी कि आपने क्या क्या हासिल किया। आज वापस एक मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए और साथ ही साथ मुझे मौका देने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 10 साल पहले जब आपसे बात हुआ, नागपुर से लेकर यहां तक की जर्नी, छह टाइम के एमएलए रह चुके हैं आप, यंगेस्ट मेयर थे और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड आरएसएस सोल्जर। एक जर्नी की बात पहला करना चाहूंगा क्योंकि ये जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं कि किस कठिनाई से गुजरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही गति के साथ मैंने जीवन को देखा और बहुत उतार चढ़ाव का जीवन मैंने देखा। और मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि मेरा मूल डीएनए ये विपक्ष का बना हुआ है, क्योंकि बहुत काल विपक्ष में काम किया है और बहुत संघर्ष किया है। और जो मेरी शुरुआत के दिन थे, मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, मैं कार सेवक रहा हूं, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूं। तो एक कार सेवक के रूप में, फिर युवा मोर्चा के एक्टिविस्ट के रूप में युवा मोर्चा में बहुत सालों तक काम किया। बीजेपी का प्रदेश का महामंत्री बना, फिर बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना। और ये सारा काल, मतलब ये समझ लीजिए कि 1989 टू 2014 लगातार केवल संघर्ष ही किया है। तो उसके कारण संघर्ष मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और एक चीज अगर आप मेरे जीवन में देखेंगे, जिस रोल में गया उस रोल को मैंने 100% दिया। अगर कॉर्पोरेटर बना तो भी 100%, मेयर बना तो भी 100%, विधायक बना तो भी 100%, मुख्यमंत्री बना तो भी 100%, और मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष का नेता बना तो भी मैंने 2.5 साल सरकार के लोगों को सोने नहीं दिया, उनकी नींद हराम कर दी। और फिर डिप्टी सीएम बना, तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सीएम था, डिप्टी सीएम बनाऊं। पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ मैं मैदान में उतरा और वहां पर भी मैंने जो दे सकता था वो दिया। तो अपनी क्षमता को पूरी तरीके से लगाना, ये हमेशा मेरा काम रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी में मैं हूं, जहां पर मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगातार पद मिले हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। और मोदी जी जैसे नेता ने हिम्मत के साथ मुझे इन पदों पर बैठाया और मुझे हमेशा इस बात का इल्म रहा है कि मेरे ऊपर एक विश्वास मोदी जी ने रखा है, मेरी पार्टी ने रखा है, तो मुझे पूरा देना है। प्रधानमंत्री का हर समय जो प्रोत्साहन रहा, पहले भी उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र दिल्ली में, महाराष्ट्र में देवेंद्र। आपके जो रिश्ते रहा है प्रधानमंत्री के साथ, वो कैसे उभर कर आया? पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री के साथ आपने काम भी किया है। आप किस तरह से देखते हैं कि आपके और प्रधानमंत्री के एक रिलेशनशिप को, इसको कैसे आगे बढ़ाया आपने? मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी केवल नेता नहीं है, तो एक अभिभावक जिसको हम कह सकते हैं, वो वाला रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी जब हम गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मेंशन करते हैं। सीधे मुंह पे नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं और पब्लिकली करते हैं, जिससे आपका कद बढ़ता है। वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप सही ट्रैक पे जाए और आपको प्रमोट करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि नेता आपको प्रमोट करे, ज्यादातर नेता तो प्रमोट करते ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक उनकी क्वालिटी है, और मेरे जैसा एक नेता या कार्यकर्ता उनको देख देख कर सीखता है। उनकी एक निर्णय लेने की जो क्षमता है, किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने की उनकी जो क्षमता है, एक प्रकार से स्थितप्रज्ञ रहना, सिचुएशन कोई भी हो, खुशी की हो या गम की हो, हर सिचुएशन में पूरी क्षमता के साथ अड़िग खड़े होना, ये कई चीजें उनमें जो है ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये सामान्य लोगों में आपको कभी दिखाई नहीं पड़ती।
इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर। तो उनसे मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ चीजें शायद वो बताते भी है और कुछ हम एकलव्य जैसे सीखते भी हैं उनको देख देख कर। यही कारण है क्योंकि जब आपको उप मुख्यमंत्री का ये रोल मिला तब आप नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि आप ये मैसेज नहीं भेजना चाहते थे कि मैं लालची ना लगूं। क्या यही कारण था? क्योंकि मुझे पता है आप ये नहीं बताएंगे कि आपके और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हुआ, बट मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री उस दिन नहीं फोन करते तो क्या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते? शायद तब भी पार्टी का आदेश इसलिए बन जाता, लेकिन बेमन से बनता। प्रधानमंत्री जी के एक फोन कॉल ने मेरा नजरिया बदल दिया और मुझे लगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुझे करना है। और करने के बाद जिस प्रकार से देश के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्यार मिला, मैं ऐसा मानता हूं शायद मुख्यमंत्री बनता तब भी नहीं मिलता। और उससे जो मेरा विश्वास बढ़ा, मैं आज ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं कि बहुत सही निर्णय था मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने का। आज मैंने उसी तत्व के आधार पर शिंदे जी को भी कहा कि देखिए, जो पक्ष का प्रमुख होता है वो अगर सरकार में नहीं रहे तो पार्टी भी ठीक ढंग से नहीं चलती है और सरकार भी ठीक ढंग से नहीं चलती है। बाहर बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार नहीं चला सकती। और इसी बात के चलते मैंने भी उसको स्वीकार किया था और मुझे लगता है बहुत सही निर्णय। क्या यही एडवाइस एकनाथ शिंदे जी को कहा एक रात पहले? क्योंकि कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है वो पार्टी चलाना चाहते, उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, और फिर आप जाते हैं वर्षा बंगलो में। तो लोग ये थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं कोई अटकलें, मीडिया स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि आपको वो पसंद भी नहीं है। मैं खाली जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या कह दिया जिससे अगले दिन एकनाथ शिंदे खुद स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण के लिए आए? मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। एक दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले वो पेशोपेश में थे कि मैं क्या निर्णय करूं, क्योंकि उनके यहां एक बड़ा तबका ये मानता था कि उन्होंने सरकार में जाना चाहिए, पर एक छोटा तबका ऐसा भी था जो कहता था नहीं जाना चाहिए, आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करनी चाहिए और उसकी प्रमुखता लेनी चाहिए। तो उनके सामने था कि लोग, बड़ा तबका कहता है जाओ, ये कहते हैं मैं जाओ, मैं क्या करूं। उस समय मैंने उनको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देकर ये कहा कि आपने जो लोग कह रहे हैं उसी निर्णय के अनुसार जाना चाहिए। ये बहुत इमोशन में फंसने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विचार करने का विषय है। सरकार भी चलनी चाहिए और पार्टी भी चलनी चाहिए, इस दृष्टि से आप निर्णय लो। तो उन्होंने वो निर्णय लिया। और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि आप अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, क्योंकि उस दिन हमने देखा जो हंसी मजाक आप लोग कर रहे थे, क्या वो पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हंसी मजाक भी हुआ कि देखिए आखिरकार शपथ ग्रहण होना है और सिर्फ अजीत पवार के साथ जो ऑल टाइम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिर्फ उनके साथ ही हो जाए? ऐसा कई सारे मीम्स भी जा रहे थे। इतने मीम्स थे तो हम लोग तो एक दूसरे को शेयर करते थे और उसके ऊपर हंसते थे। बड़ा एकनाथ शिंदे ने वापस जवाब दिया आपके मीम के? नहीं, हमने तो अजीत दादा को दिखाया है कि एक ऐसा मीम था जिसमें अजीत दादा एक कुर्सी पर बैठे जिस पर उप मुख्यमंत्री लिखा है, दूसरी कुर्सी खाली है जिस पर मुख्यमंत्री लिखा है, और वो अजीत दादा कह रहे अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट हूं। तो इस प्रकार कई मीम्स बने, तो हम लोगों ने भी उसको एंजॉय किया। मैं एक चीज दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने आपको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर देखा और आप डेटा पे बहुत विश्वास करते हैं। जब आप इससे पहले भी असेंबली में आपने कई ऐसी लड़ाई की, आपने डेटा पे बहुत बात की। मैं इस चुनाव की अगर बात करूं, लोकसभा के बाद जो टर्न अराउंड देखने को आया, वो टर्न अराउंड के पीछे कई सारी स्टोरीज हमने सुनी। दिल्ली के पैराशूट जर्नलिस्ट नहीं, हम लोग यहां पे थे, तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट आपने की लोकसभा के बाद और एफिडेविट पर्चे आपने लोगों के घर पे भेजा लाड़की बहना योजना को लेकर, क्या ऐसा आपने किया पिछले 7 से 8 महीने में जो एक टर्न अराउंड देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले हमने इस बात पर वर्किंग किया कि लोकसभा में नैरेटिव कैसे परकोलेट हुआ, फेक नैरेटिव लोगों के तक कैसे पहुंचा, उस पर विश्वास कैसे बैठा, उसकी पूरी जो पद्धति थी उसको हमने डिसाइफर किया। ये जो भारत जोड़ो के जो एक दुकान है, उस दुकान के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने क्या क्या किया है, ये हमने उसको समझ लिया और फिर हमने अपनी यंत्रणा तैयार की
फेक नैरेटिव को सीधे नैरेटिव से जवाब देने की। और धीरे धीरे हमारी यंत्रणा इतनी इफेक्टिव हुई कि अंतिम दिन तक महाविकास आघाड़ी कोई नैरेटिव तैयार नहीं कर पाई। नैरेटिव हम तैयार करते थे, वो जवाब देते थे। ये पहला काम हमने किया। दूसरा, हमने ये लड़ाई फोर्सेस के साथ थी। हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हमको कांग्रेस, शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे जी पराजित नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो एनार्किस्ट फोर्सेस यूज किए, जैसे कि भारत जोड़ो की अलग अलग संगठनाएं, ये एनार्किस्ट फोर्सेस है। इनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन भारत के संविधान ने जितनी संस्थाएं तैयार की, उन संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास उठ जाए, इलेक्शन कमीशन से उठ जाए, सीएजी से उठ जाए, उच्च न्यायालय से उठ जाए, आरबीआई से उठ जाए, इस प्रकार की ये लोग प्रयास लगातार करते, एक एनार्की तैयार करने का प्रयास करते। तो हमारे ध्यान में है कि एनार्किस्ट फोर्सेस से लड़ना है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिए हमने हमारे विचार परिवार की संस्थाओं को ये निवेदन किया कि राजनीति तो हम कर लेंगे, आपको राजनीति करनी नहीं है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो एनार्किस्ट फोर्सेस खड़ी हुई है, उसका जवाब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने देना चाहिए। और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने उसका जवाब दिया, उनका नैरेटिव टूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये नीचे के ग्राउंड पे हमने सारी तैयारियां की। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहन योजना होगी, युवाओं के लिए योजना होगी, किसानों के लिए योजना होगी, इसने एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा इसमें अगर रोल किसी चीज का होगा तो प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है, ये जो नारा दिया, इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। जो बटा हुआ समाज था वो एक हो गया, सभी के ध्यान में आया। जिस प्रकार से लोकसभा में एकदम जहरीला प्रचार करके पोलराइजेशन किया गया है, इसका जवाब नहीं देंगे तो हम शांति से नहीं जी पाएंगे। और लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त वोटिंग किया और अपनी ताकत दिखा दी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर इतना बड़ा यश मिला है। मैं ये दो सवाल जरूर करूंगा, योजना पे और साथ ही साथ ये स्लोगन पे, क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने पूछा ऑडियंस से कि क्या पूछना चाहिए, बहुत लोगों को ये जानना था कि एक है तो सेफ है के लिए। बट इससे पहले ये जानना चाहूंगा देवेंद्र जी कि आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। कलर्ड महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए? जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहां से आ रहे हैं और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री
होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है। क्या कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी। देश ये जरूर जानना चाहेगा देवेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही ये पूरे इलेक्शन को लेकर। अगर स्लोगन की बात करें, क्योंकि हमने आपको बहुत करीबी से देखा है और साथ ही साथ आपकी स्पीच की मैंने एनालिसिस की, कई सारे स्पीच में दर्शकों को कहना चाहूंगा क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं हो, जो आपने बहुत बार एलिगेशन भी लगाया कि आखिरकार आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पार्टी देखते हैं, ये डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं करते। मैं ये मानना चाहता हूं कि जरूर आप कहते हैं, पर एक बदलाव भी आप में देखा गया कि क्योंकि अगर 2019 की बात करें, उस इलेक्शन में लार्ज परसेंटेज 90 to 95% वाज ओनली अबाउट कि देवेंद्र फडणवीस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, देवेंद्र फडणवीस इज द सॉफ्ट हिंदुत्व फेस देखा जा रहा था। क्या इस बार आपको लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड के हालात थे वो बदल रहे थे, एक कंसोलिडेशन हो रहा था जिसके कारण आपको एक है तो सेफ है का नारा का इस्तेमाल करना पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस्तेमाल करना पड़ा? क्या आपको लग रहा था कि ग्राउंड रियलिटी बदल रही है, इसके लिए आपको बहुत जरूरी था एक बदलाव लाने की कोशिश? हम तो चुनाव को विकास पर ही ले जा रहे थे। आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, करीबन 100 के ऊपर। हाँ, तो अगर मैं 25 मिनट बोला हो तो 22 मिनट में विकास पर बोलता था, क्या किया, क्या करने वाले। 3 मिनट में जवाब देता था। देखिए, ये जो सारी चीजें है ना, ये काउंटर पोलराइजेशन है, ये काउंटर कंसोलिडेशन है। आप अगर वार करेंगे तो प्रतिवार होता है, वार ही नहीं किया होता तो प्रतिवार नहीं होता। लेकिन अगर वार होगा और उसका जवाब नहीं जाएगा तो वार झेलना पड़ेगा, घायल होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से सज्जाद नोमानी को हाथ में पकड़कर, उलेमाओं को हाथ में पकड़कर एक प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी, उद्धव जी की सेना, इन्होंने किया। आप देख सकते हैं उनकी 17 मांगे क्या थी, इतनी भयानक मांगे थी, जिसमें से एक मांग ये थी कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने राइट्स हुए, जितने दंगे हुए, इन दंगों में जिन मुसलमानों को अरेस्ट किया उनके सारे केसेस वापस लिए जाए। और उसके ऊपर ये पार्टियां लेटर देती है कि हम इसको जरूर करेंगे, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इसको हम अमल में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सज्जाद नोमानी आकर कहते हैं कि वोट जिहाद करो, इसलिए फिर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। और पड़ा, और मैंने जवाब दिया। अब मैंने कहा कि भाई अगर आप वोट जिहाद करोगे तो महाराष्ट्र की जनता वोटों का धर्म युद्ध करेगी और वो धर्म युद्ध से जवाब देगी। वोट जिहाद और धर्म युद्ध में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर, जो आपके विरोधी, आरोप ये लगा रहे हैं कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस एक समय ऐसा हुआ करता था जिसे ही वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज, और ये आपका एक छवि रहा। क्या आपने जानबूझकर ये बदल दिया और आप एक एंटी मुस्लिम फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एंटी मुस्लिम न था, न हूं, न रहूंगा, क्योंकि मैं असली हिंदू। जो असली हिंदू होता है वो किसी का एंटी नहीं होता। हिंदुत्व ये टॉलरेंस सिखाता है। कभी भी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म का परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया, तलवार से किसी को जीता नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उस प्रकार से मैं हिंदू हूं। लेकिन मेरा हिंदुत्व मुझे ये भी सिखाता है, मुझ पर अगर आक्रमण होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर तो मैं उसका जवाब दूंगा। और वो जवाब हमने दिया। और जहां तक धर्म युद्ध का सवाल है, ठीक है, जिहाद और धर्म युद्ध में अंतर यह है कि जिहाद का अर्थ है कि जो विरोधी है उसको समाप्त कर दो। धर्म युद्ध का अर्थ है जो धर्म के खिलाफ है। धर्म यानी यहाँ सत्य, यतो धर्म ततो जया, ये धर्म युद्ध है। जो सत्य के खिलाफ है उसका सफाया करो। तो हम सत्य के खिलाफ जो थे उसका सफाया कर रहे थे। एक तरह से जो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे डगमगा गए और नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई थी, क्या आपको लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा मिला कि किस तरह से एक बम्पर वोटिंग भी था? निश्चित रूप से
जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। लोकसभा का पोलराइजेशन ध्यान में नहीं आया लोगों के। उस पोलराइजेशन के बाद अलग अलग जगह पर जिस प्रकार का एक विभत्स रूप देखने को मिला, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो धुलिया हो, चाहे वो भिवंडी हो, अलग अलग जगह पर जो विभत्स रूप देखने को मिला, उसके बाद जनता जागी और जनता के ध्यान में आया कि ये केवल एक पोलिंग तक सीमित नहीं है, ये तो इस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है कि हमारा जीना मुश्किल होगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ लोगों से जब मैंने बात की मालेगांव में, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हर उस समुदाय से हर किसी को वोट डालना, उसके लिए पूरे सिस्टम किया गया था, बाइक अरेंज किया गया था ताकि वो बूथ तक पहुंचे। एक अलग तरीके से एक मैनेजमेंट किया गया था लोकसभा के चुनाव के समय। क्या आपको लगता है कि ये चीज महाविकास आघाड़ी नहीं कर पाई और साथ ही साथ में जो एक डर का माहौल पैदा किया गया था कि अगर भाजपा आ जाती है वापस पावर में तो मुस्लिम समुदाय को बहुत फर्क पड़ेगा? आप अब सरकार चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? जिस प्रकार से उन्होंने उस समय धार्मिक स्थलों का उपयोग किया और धार्मिक स्थलों पर बैनर लगाकर और वोट देने के लिए अल्लाह की कस्में देना, और जिस प्रकार से सज्जाद नुमानी ने कहा कि भाई सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए बीजेपी को वोट देने वाले का, बीजेपी को अगर कोई वोट देता है तो सोशल बायकॉट कीजिए, इस प्रकार का जो नैरेटिव चलाया, वो नैरेटिव के चलते वोटिंग उस समय इस प्रकार से हुआ है। मैं तो पूछना चाहता हूं कौन सा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में कोई ये कह दे कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो तो बहुत अच्छे हो और बीजेपी को वोट दो तो इसका सोशल बायकॉट करो? ये कौन सा लोकतंत्र है? इसका समर्थन कैसे करते? राहुल गांधी जो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, कि उसमें कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले का सोशल बायकॉट हो? तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं। अगर आप देखें योजना की अगर बात करें, योजना को लेकर आपने बहुत प्रचार किया, मुख्यमंत्री उस समय के एकनाथ शिंदे जी ने काफी इसको लेकर कैंपेनिंग की, पर यह कहना कि पूरे इलेक्शन एक योजना के कारण बदल गया, यह बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अर्बन इलाकों में जो वोट शेयर आपको मिला वो थोड़ा गिरा भी था, बट आखिरकार आप हर एरिया में, कोंकण से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र, सब में आपकी बढ़ोतरी हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये योजना लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी होने वाला है। तो आप इसको कैसे आप रैशनलाइज कैसे करोगे? एक ऐसा योजना जो आप पहले विश्वास नहीं करते, फ्रीबीज में आप कभी विश्वास नहीं रखे, तो आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि आरोप भी इस पे भी लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, मूल रूप से विमेन सेंट्रिक एजेंडा, इस एजेंडे के तहत योजनाएं हमने लाई है, तो इसके सोशल बेनिफिट तो बड़े हैं। जो सोशल बेनिफिट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, साल में, 2 साल में, 4 साल में दिखाई पड़ते। कभी भी इकोनॉमिक्स में 2 पद्धतियां होती है। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ाते जाते हैं, वो इकोनॉमी अवसर तैयार करती है। और दूसरा, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उससे भी विकास होता है, थोड़ा समय लगता है। ये दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि ये बात जरूर है कि इन योजनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा। डेट जीडीपी रेशियो जो हमने बहुत ही एकदम रोबस्ट रखा है, उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन 2-3 सालों में हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक क्षमता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, $500 ट्रिलियन मार्क को हम पार कर चुके हैं। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार करके वो भी हमारा पेस जो है वो कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे तो इसको हम मैनेज कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में आपने कई सारे ऐसे वादे किए और आपने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विजन है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि हर बार आप जब
सीएम बनते एक एजेंडा लेकर आते हैं, एक विजन लेकर आते हैं। इससे पहले आपका विजन रहा कोस्टल रोड को लेकर, आपका विजन रहा मेट्रो को लेकर, उसमें भी अड़चन काफी लगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस क्या करना चाह रहे हैं और क्या बड़ा धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में? नहीं, बड़ा धमाका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा फोकस रिवर लिंकिंग पर है। मैंने अभी इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में 4 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के उन इलाकों में परिवर्तन ला देंगे जो अभी तक अकाल पीड़ित थे। महाराष्ट्र को अकाल से बाहर निकालने का काम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर मेरा बहुत जोर रहेगा। इसके साथ साथ मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी एक मैंने 16,000 मेगावाट का काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा थ्रस्ट देना चाहता हूं। ये दोनों चीजें ऐसी है कि ये दोनों चीजों से एक और किसान को बड़ा फायदा होगा और दूसरा महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए ये 2-3 चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये जानना चाह रहे थे और पर्टिकुलरली हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि आपने कई सारे बयान दिए कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केसेस को लेकर, जैसे कि दिशा सालियान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पालघर साधुओं के लेकर, बट ऐसा ये सब केसेस एक ऐसे कगार पर आ चुके हैं जो इनकम्प्लीट है। क्या आप इसको रिविजिट करेंगे? कुछ केसेस आपके हाथ में है भी नहीं, वो सीबीआई के पास है, बट क्या आप कुछ आश्वासन देंगे कि आने वाले दिनों में जो पुराने केसेस भीमा कोरेगांव से लेकर कई सारे केसेस जो जिसे रोक दिया गया था, शरद पवार ने भीमा कोरेगांव केस में भी अटकन लगाए, क्या आप आने वाले दिनों में ये कुछ पुराने केसेस जो जनता के लिए इंपॉर्टेंट है इसको रिविजिट करेंगे? देखिए, रिविजिट करने का तो सवाल नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो उसमें एज ए मिनिस्टर हमारा कोई रोल नहीं होता है। इट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट और इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंटरफियर। हाँ, जरूर हम लोग सीबीआई को ये निवेदन करेंगे कि उनके पास जो केसेस है उन केसेस को ज्यादा तेजी के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन वो करें। एक तरह से रुकावट की कोशिश की गई थी महाविकास आघाड़ी ने, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस थे, उन्होंने रोकने की कोशिश। क्या हुआ है कि इसमें उन्होंने रुकावट तो लाई और साथ साथ सीबीआई के पास एक केसेस लेट गई, उन्होंने रोक कर रखी थी। तो जब आप साल भर बाद 1.5 साल बाद सीबीआई को केसेस देते हैं तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस इसके ऊपर बड़ा असर होता है। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें तफ्तीश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, वो चल रहा है। एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ताल मिला के चलते हैं आरएसएस के साथ। लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कहा गया था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मतभेद है और वो प्रचार नहीं कर रहे थे। इस बार ये कहा जाए 50,000 के ऊपर ऐसे नुक्कड़ सभा हुआ, ऐसा क्या बदलाव लाया गया आरएसएस के रिश्ते के साथ इस वाले इलेक्शन में? जैसे मैंने कहा, आरएसएस कभी काम नहीं करता है। आरएसएस में एक विचार परिवार है हमारा। आरएसएस के विचारों से प्रेरित होकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संगठनाएं हैं। मजदूरों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं चलती है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास करती है। हमने इस बार ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी इनको ये निवेदन किया था कि एनार्किस्ट ताकतों के खिलाफ नेशनलिस्ट ताकतें अगर नहीं उतरेगी तो एनार्किस्ट ताकतें हमारे समाज को तहस नहस करेगी। और इस कॉल को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नेशनलिस्ट ताकतें सारी एकत्रित हुई। हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने स्वयं इस चैलेंज को समझा, इस चुनौती को समझा और अपने आंग पर लेकर उन्होंने इस प्रकार से लोगों में जागृति की कि हमें नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहिए, हमको एनार्किस्ट फोर्सेस नहीं चाहिए।
और लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया। कभी भी आपको वो डर महसूस हुआ लोकसभा इलेक्शन के बाद, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था ये महायुति की कॉम्बिनेशन आपको काम नहीं करने की, इट वाज अ पॉलिटिकल कंपल्शन देखा जा रहा था, क्या आपको लगा उस वक्त की चीजें बदल सकती है और आपको कॉन्फिडेंस था कि महायुति कर पाएगी? देखिए, मुझे ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने जब आंकड़े देखे थे तो 43.9% महाविकास आघाड़ी और 43.6% हमारी महायुति, यानी 0.3% का केवल अंतर था। और मेरा जो पॉलिटिकल अनुभव ये बताता है कि पीक एक बार होता है, ये पीक पर गए और 43.9% पर गए। हम कॉट अनअवेयर स्थिति में मात्र 0.3% से पीछे, तो हम इनको पीछे छोड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, एक तरह से विलंब जो हमने देखा शपथ ग्रहण के पहले और उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज को लेकर बातचीत हो रही थी, कई लोग ये कह रहे थे कि होम डिपार्टमेंट को लेकर खींचाताना चल रहा है, क्या ये सही है? और क्या आप नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं, हम लोग इसका निर्णय जल्दी सब कर लेंगे। ऐसा है कि 2004 में भी महाराष्ट्र में 13 दिन बाद सरकार बनी थी, पूरा बहुमत था। 2009 में भी पूरा बहुमत था, 9 दिन के बाद बनी थी। 3 पार्टियां होती है तो कई चीजों पर फैसले करके बाद में सरकार तैयार होती है। हम 3 पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट हमने चीजें फाइनल कर ली, कुछ चीजें बची है उसको भी फाइनल करेंगे और एक्सपेंशन भी करेंगे। और अजीत पवार को लेकर, क्योंकि ये एक वोट जिहाद वाला भी बात चलता रहता था, क्योंकि उसमें भी तनाव की बात करते हैं, ऑपोजिशन ये कहते हैं कि देखिए उनका एक अलग ही मानना है, तो क्या आप लेकर चल पाएंगे? अजीत पवार जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे मत बोलिए, एक है तो सेफ है बोलिए। तो मैंने तो पहले कह दिया कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जगह गिलास आधा खाली है, एक जगह गिलास आधा भरा है। उनको गिलास आधा भरा है ऐसा पॉजिटिव कहना ज्यादा ठीक लगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा तो मूल नारा वही है, एक है तो सेफ है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। ये आपके लिए एक तरह से चैलेंजिंग भी रहा होगा और साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ लोग कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट एज यू स्टार्ट अ न्यू इनिंग्स। थैंक यू। That was the Chief Minister of Maharashtra speaking to Republic TV, laying down his entire vision. For those who have largely seen him developing his entire political career, would have actually seen perhaps one of the few leaders in this country cutting across party lines, cutting across communities, have had a mass appeal. Thank you very much.